तो बच्चों कैसे आप सभी। चलिए बहुत अच्छा। और आज जो हम लोग करने वाले हैं, जिस टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, इसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है। ये हमारा जो यूनिट 3 है, अगर आप अपने सिलेबस को देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर करें यहाँ पे। और इसके लिए ज़रूरी है क्या कि आपको ये देखना कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है। तो अगर आप अपने सिलेबस को देखेंगे, थोड़ा-सा आप देखें सिलेबस को, तो यहाँ पे है ना कि यूनिट 3 के अंदर आपका जो सिलेबस है, उसके अंदर है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है? ये। इसमें जो लास्ट क्लास था ना, जो इससे पहले वाली जो क्लासेस हमारी कंप्लीट हुई थी, उसमें हमने क्या किया था, ये कंसेप्ट फ्रिक्शन के बारे में हमने डिटेल से समझा था। ठीक है? और मैं जब भी क्लास लेता हूँ, तो एक बात तो अपने सारे स्टूडेंट्स से बताता हूँ कि देखो भाई, ये फिज़िक्स है ना, इनको आप रेगुलर कंटिन्यू करो। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि बीच-बीच में छोड़ देंगे, तो कहानी समझ में आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और एक बार अगर सिस्टमैटिकली आप अगर समझे, तो आपके सेमेस्टर्स में जितने पेपर है ना, उन सभी से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे आप ला सकते हैं। लेकिन आएगा उसी का, जो भी लेक्चर है यहाँ पे उसको कंसिस्टेंटली लगातार वो इन चीज़ों को देखेगा। ठीक है? तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो जैसे कि मैंने देखो, ये जो पहला आपका था ना लेक्चर, ये यूनिट फर्स्ट था, हमने कंप्लीट किया है। ठीक है? हमने यूनिट 2 भी कंप्लीट किया है, जो पिछले वाले लेक्चर है उसके अंदर। और हमने जो यूनिट 3 के अंदर जो आप ये फ्रिक्शन देख रहे हैं ना, ये फ्रिक्शन वाली हमने सारी चीज़ें एक-एक करके बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत ही सिस्टमैटिक नॉलेज के साथ, बहुत ही शांतिपूर्वक हमने ये चीज़ आपको बताया था। ठीक है? तो आप देखेंगे। और आज जो हम लोग करने वाले हैं, ये है आपका वर्क। समझेंगे इस लेक्चर के अंदर कि वर्क का कंसेप्ट क्या है, इसके यूनिट्स क्या है, जीरो वर्क्स का क्या एग्जाम्पल है, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क ये क्या होता है। ठीक है? इन्हीं चीज़ों के बारे में हम आज डिटेल से समझेंगे। और अगर समय मिला तो हम एनर्जी और पावर को भी इस लेक्चर में देखेंगे। तो आइए हम बिना किसी देरी के आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, और आप सभी कमर कस के बैठ जाएं वर्क, एनर्जी और पावर को समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये बहुत ही स्कोरिंग आपको जो चैप्टर्स है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आपके सेमेस्टर्स एग्जाम में ही नहीं, दुनिया के किसी भी एग्जाम के अंदर जाएंगे तो वर्क, एनर्जी और पावर ये आपको देखने को ही मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस वर्क, एनर्जी, पावर से। अब देखो, अगर आप मोशन की बात करोगे, है ना, तो मोशन बहुत टाइप की होती है। जैसे कि आप स्ट्रेट लाइन मोशन आपने पढ़ा था, सरल रेखीय गति। फिर मैंने आपको डिस्कस किया था एक सर्कुलर मोशन के बारे में, वृत्ताकार पथ पे जब चलती है तो सर्कुलर मोशन होती है। अब आप दोलन गति की बात करते हैं, सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं। ठीक है? रोटेशन की बात करते हैं, जब कोई चीज रोटेट करता है। रोलिंग की बात करते हैं, आपके साइकिल का जो व्हील है वो रोल करता है। तो कितने भी तरह की आप मोशन की बात कर ले, कोई भी मोशन बिना वर्क के संभव नहीं है। अपने आप ये होता नहीं है, कोई ना कोई है, या आप हो सकते हो, या इसके अलावा कोई नेचर की चीजें हो सकती है, या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। जब तक उस पे वर्क नहीं करेगा ना, तब तक ये मोशन हो ही नहीं सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि अगर आप ये मोशन हो रहा है तो आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है, ये दूसरी बात हो गई। तो जब देखो, मोशन कोई भी हो, इसके बाद जो आने वाले चैप्टर्स है उसमें जो मोशन हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के, तो वहाँ वर्क का कैलकुलेशन तो आपको करना ही करना है। ठीक है? तो ऐसा मान सकते हैं, ये वर्क जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर्स है, जिसका हर चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होगा। तो आइए हम एक एक करके हम सबसे पहले वर्क के बारे में सीखते हैं। वर्क का मतलब होता है कार्य। ठीक है? वर्क का क्या मतलब होता है? कार्य। तो एक एक करके आज हम सीखते हैं सिस्टमेटिकली। आप लोग बढ़िया से जो है ना बैठ जाए एकदम कॉपी कलम लेकर, और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आप सभी के सहमति से। चलो, क्या है हमारा? वर्क। वर्क, कार्य जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है? जितनी भी बातें करेंगे आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग, हम फिजिक्स की यहाँ पे बातें करेंगे कि फिजिक्स में वर्क किसको कहा जाता है। ठीक है?
जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जब आप किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, तो उस वस्तु पे वर्क आप किए या नहीं किए। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये बोर्ड है, या आपके बगल में भी वॉल होगा, टेबल होगा, उस पे आप फोर्स लगाओ ऊपर से। आप फोर्स तो लगा रहे हो, लेकिन क्या लग रहा है कि इसमें कोई विस्थापन हो रहा है क्या? अगर इस पे हम फोर्स लगाए, कोई विस्थापन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो क्या होगा कि सर ये विस्थापन नहीं हुआ, इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि वर्क हुआ या नहीं हुआ? ये तो डिफाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब कोई व्यक्ति है जो बोझा लेके खड़ा है अपने सर पे, ठीक है ना, कोई बोझ लेके खड़ा है, घंटों से खड़ा है। क्या आप कहेंगे कि ये बंदा ने वर्क किया है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जब आप समझेंगे कि वर्क की क्या डेफिनेशन है। देखो फिजिक्स में कहा गया है, ध्यान से सुनना, कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो और उस फोर्स के वजह से उस बॉडी में, जिस बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट हो, विस्थापन हो, किधर? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो, इफ यू अप्लाई अ फोर्स, ध्यान से समझना, इफ यू if you apply a force on a body, अगर आप किसी बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और द बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड का मतलब होता है विस्थापित हो जाना। क्या मतलब होता है? विस्थापित। एंड द बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड, आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाए और वो बॉडी डिस्प्लेस्ड हो गया, मतलब अपने जगह से हट गया उस फोर्स की वजह से। लेकिन हट गया किधर के तरफ? तो कह रहा है कि along द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, along द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स के डायरेक्शन में अगर हटा है। अब किधर भी हट जाएगा ये नहीं, फोर्स के डायरेक्शन में, देन वी से दैट, तब हम कहते हैं, देन वी से दैट वर्क इज डन ऑन, वर्क इज डन ऑन द बॉडी, इस बॉडी पे वर्क हुआ है, ठीक है ना, ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू दिस फोर्स। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो, इफ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी, चलो हम करते हैं, जैसे कि मान लो कि ये है और यहाँ पे एक हमारा बॉडी रखा हुआ है इस फर्श पे, ठीक है, ये वाली बॉडी रखी हुई है, और हम इस पे एक फोर्स अप्लाई कर दिए, ये वाली फोर्स अप्लाई कर दी। अब ये देखना है कि फोर्स का लाइन कौन सा है। तो फोर्स का लाइन आप देखेंगे कि ये वाली है ना फोर्स का लाइन, ठीक। अब इस फोर्स को लगाने से बॉडी में इधर के तरफ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर इसके अलावा मान लो कि ऊपर हो जाए या किसी और डायरेक्शन में हो जाए तो नहीं चलेगा। जिधर फोर्स लगा रहे हैं अगर उधर डिस्प्लेसमेंट होता है कुछ भी, तो हम कहेंगे कि इस फोर्स के वजह से इस बॉडी पे वर्क हुआ है, अदरवाइज वर्क नहीं हुआ है। पहले तो ये डिसाइड करो कि वर्क हुआ है या नहीं हुआ है। तो ध्यान से एक बार आप लोग पढ़ो, इफ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी, अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, एंड बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड, और बॉडी विस्थापित हो जाता है, अपने जगह से हट जाता है, किस दिशा में? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिधर आप फोर्स लगाए हो उसी के दिशा में, तब हम कहते हैं कि इस फोर्स के कारण से इस पे वर्क डन हुआ है। एक और एग्जांपल यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? वर्क हुआ है ना? तो आंसर होगा यस सर, वर्क तो हुआ है, क्योंकि देखो फोर्स इधर लग रहा है और बॉडी भी यहाँ से उठ के मान लो कि यहाँ आ गया, तो देखो इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो फोर्स के डायरेक्शन में ही हुआ है ना। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे वर्क हुआ है। अब चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर से मान लो कि एक बॉडी है आपके पास, ये वाली बॉडी है, और इस बार आपने फोर्स लगाया किधर? इधर फोर्स लगाया, ठीक है, ये ऐसे करके आप फोर्स लगा रहे हो, और इस फोर्स लगाने की वजह से आप जब किसी को ऐसे रस्सी से खींचते हो तो ये क्या होगा? धीरे धीरे
इधर की तरफ आगे बढ़ के मान लो कि यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया, और अभी आप फोर्स ये इधर की तरफ आपने क्या कर रखा है, इसको लगा रखा है। ये जो यहाँ से यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट इसका डी हो गया, मान लो यहाँ से यहाँ आ गया। तो अब बताओ कि इस फोर्स के वजह से इस पे वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बताना है। तो आपको क्या करना है कि सर डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, फोर्स लगाए हैं तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, लेकिन इतना ही जरूरी नहीं है, हमको यह भी देखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है फोर्स के डायरेक्शन में है कि नहीं, ये देखना है। तो देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, लेकिन फोर्स आपका किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट इधर है लेकिन फोर्स इधर लग रहा है। तो आपको यह देखना है कि क्या इस फोर्स के वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये वाले डिस्प्लेसमेंट, उसका कुछ कंपोनेंट इधर भी आएगा या कंपोनेंट जीरो आएगा। तो आपको बताए थे वेक्टर के अंदर, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये जो डी है आपका, इस डी का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, डी कॉस थीटा। मतलब देखो दिख रहा है कि यहाँ पे बॉडी इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस फोर्स के वजह से, लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट का कुछ कंपोनेंट इधर भी जा रहा है, डी कॉस थीटा। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है दिख रहा है कि आगे ही हुआ है, सही बात है, लेकिन अगर कंपोनेंट देखेगा, असर देखेंगे, तो इस डिस्प्लेसमेंट का कुछ असर फोर्स के डायरेक्शन में है, और वो असर कितना है, वो कंपोनेंट कितना है, ये डी कॉस थीटा। क्लियर है, इधर डी है तो इधर डी कॉस थीटा। मतलब सर यहाँ पे फोर्स के डायरेक्शन में डी तो नहीं हुआ है, पक्की बात है, लेकिन डी कॉस थीटा जरूर हुआ है फोर्स के डायरेक्शन में, इतना गया है। इसीलिए हम कहेंगे सर कि इस फोर्स के वजह से इस फोर्स के डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ भी हम कहेंगे कि यस सर, यहाँ पर भी इस फोर्स के कारण से, ध्यान देना हम बार बार बोल रहे हैं, इस फोर्स के कारण से इस पर वर्क हुआ है, पक्का हुआ है। एक और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। कुछ बच्चे को यहाँ समझ में आ गई होगी सर पक्का, कुछ बच्चे को यहाँ आ गई होगी, कुछ बच्चे बच गए होंगे तो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक और यहाँ पे करते हैं, चलो। अब मान लो कि ये आपका ब्लॉक है इस बार, ठीक है, ये ब्लॉक है, और ये ब्लॉक आपने क्या किया, फोर्स लगाया ऐसे ये फोर्स लगाया, और बॉडी इस फोर्स के वजह से क्या हुआ कि यहाँ से उठ के ऐसे करके, यहाँ से उठ के ये बॉडी यहाँ चला गया, डी चला गया, ठीक है, यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, कितना डिस्प्लेसमेंट चला गया, डी पे चला गया। अब बताओ ये थीटा एंगल है। अब बताओ इस फोर्स के कारण से बॉडी जब यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर गया, तो इस फोर्स के कारण से इस बॉडी पे वर्क हुआ या नहीं हुआ, तो क्या देखना है। देखो जी फोर्स लग रहा है, ठीक है सर, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, लेकिन सर एक बात हमको पता करना है, कौन सी बात, कि सर इस फोर्स के डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं। अब यहाँ दिख भी रहा है, क्या दिख रहा है सर, बॉडी यहाँ था यहाँ चला गया, मतलब क्या हो गया, कुछ ऊपर भी गया है और कुछ आगे भी बढ़ा है। मतलब यस सर, पक्का सर, फोर्स के डायरेक्शन में भी कुछ हुआ है। हाँ ठीक है, ये ऊपर भी बढ़ा है, जैसे कि यहाँ से ये यहाँ से रख के ऐसे गया, मतलब देखो ये ठीक है कि इतना हाइट चढ़ गया है, लेकिन इतना आगे भी तो गया है। तो सर फोर्स के डायरेक्शन में भी इतना गया है, ये यहाँ से यहाँ एक गया है फोर्स के डायरेक्शन में, इसीलिए कुछ तो गया है इस फोर्स के डायरेक्शन में, इसीलिए हम कहेंगे कि इस फोर्स के वजह से इस पे वर्क हुआ है। कितना हुआ है, तो सर ये डी है, ये थीटा है, तो ये वाली हो जाएगी आपकी डी कॉस थीटा हो जाएगी, ठीक है। मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है। तो फोर्स के वजह से आपका वर्क तभी माना जाता है जब उस फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। चलो एक और एग्जांपल हम बताते हैं, आप तो इसको लिखोगे ही ना पॉज करके, ठीक है। एक और एग्जांपल हम बताते हैं, चलो हम ये करते हैं, ये आपका बॉडी है, ठीक है। इस बार हमने क्या किया, फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, देखो जी फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ है, ध्यान देना, लेकिन किसी कारण से इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया। बोलो जी अब क्या यहाँ पे आप बता सकते हो कि इस फोर्स के वजह से, ध्यान देना, इस फोर्स के वजह से इस बॉडी पे वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, तो क्या देखना है,
सर पहला तो हम फोर्स देख लिए, जी सर देख लिए। डिस्प्लेसमेंट, हाँ सर डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, लेकिन देखो फोर्स ऊपर लगा रहे थे, लेकिन चूंकि बॉडी यहाँ चला गया सर, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, लेकिन ये इधर की तरफ हो गया है सर। देख लो ना कि इस डिस्प्लेसमेंट का कुछ कंपोनेंट ऊपर आएगा कि नहीं आएगा फोर्स के डायरेक्शन में। तो अब बताओ ये डी है, इसके बीच का एंगल कितना है आसपास, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, मतलब फोर्स लग रहा है वर्टिकली और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजेंटली। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो सर डी का इधर कंपोनेंट जो हो जाएगा वो जाएगा डी कॉस 90, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जीरो। नहीं सर, इस डिस्प्लेसमेंट का इधर जो है ना कोई असर नहीं पड़ रहा है, जीरो पड़ रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि सर यहाँ पे कोई वर्क नहीं हुआ है। कोई वर्क नहीं हुआ है, इसका क्या मतलब कि इस फोर्स के कारण से वर्क नहीं हुआ है यहाँ से यहाँ जाने में, ठीक है, इस फोर्स के कारण से ये, एक मिनट, इस फोर्स के कारण से यहाँ पे वर्क नहीं हुआ है। ये ध्यान देना है कि इस फोर्स के कारण से, ये वाले फोर्स के कारण से यहाँ पे वर्क नहीं हुआ है, लेकिन जब ये बॉडी इधर की तरफ गया है ना, तो हो सकता है कोई दूसरे फोर्स के कारण से इस पे वर्क हुआ है, बट इस फोर्स के कारण से कोई वर्क नहीं हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर जो है ना, ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे वर्क नहीं हुआ है, यहाँ पे इस फोर्स के वजह से जीरो वर्क हुआ है। तो अब तक हम लोग क्या समझे कि किसी भी बॉडी पर किसी पार्टिकुलर फोर्स की वजह से वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, ये कब कहा जाता है, तो ये हमने आपको डिटेल से समझाया। अब जैसे कि आप क्या करते हैं कि आपका जो दीवार है ना, आपका जो वाल है, उसको आप धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या वो दीवार आपका डिस्प्लेस्ड हो रहा है? आंसर नहीं सर। इसका मतलब है कि आपके फोर्स की वजह से दीवार पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, वर्क जीरो हो रहा है। एक व्यक्ति है जो अपने सर पे बोझा उठा के खड़ा है बार बार, लेकिन वो डिस्प्लेस्ड नहीं हो रहा है, जहां है वही खड़ा है, इसका मतलब है कोई वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब डिस्प्लेसमेंट होगा उस फोर्स के डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ है, अगर नहीं होगा तो वर्क नहीं हुआ है। क्लियर है बात? अब हम वर्क का जो है ना देखते हैं कि अगर वर्क हुआ है, अगर आपको पता चल गया कि वर्क हुआ है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए मैथमेटिकली जो होता है, मैथमेटिकली अगर आपसे एग्जाम में अगर पूछ देना वर्क के बारे में, तो जितनी बातें हम लिखाए हैं दोस्त, ये सारी बातें आप लिख देना, ये बातें तो जरूर लिखना, फिर वो एग्जाम्पल से उनको समझा देना, और फिर ये वाली बातें लिख देना। मैथमेटिकली वर्क इज द वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स यानी कि एफ, एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट along द फोर्स, along द फोर्स मतलब कौन सी डिस्प्लेसमेंट लेनी है, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेनी है, यानी कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट लेना है, along द फोर्स, along द फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में, ठीक है। यही आपकी वर्क की डिफिनेशन होती है। आते हैं थोड़ा सा इधर बढ़ते हैं और सब में अब हम वर्क निकालते हैं। यहाँ देखो जी, ये फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डी हुआ है, लेकिन ये क्या, ये फोर्स के डायरेक्शन में है ना, डिस्प्लेसमेंट जी, तो यहाँ पे वर्क का क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी हो जाएगा, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस केस में चूंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या होगा वर्क बताओ जी, यहाँ पे वर्क का क्या फॉर्मूला है, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर के तरफ, फोर्स के तरफ। तो यहाँ आप देखो, यहाँ देखो ये वर्क इक्वल टू फोर्स तो है ही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वर्क के तरफ फोर्स के तरफ कितना है, इधर के तरफ, डी तो इधर के तरफ है, लेकिन इधर के तरफ इसका क्या है, डी कॉस थीटा, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा डी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वर्क कितना होगा, फोर्स तो लेना ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट लेना है किधर के तरफ, फोर्स के तरफ, तो फोर्स इधर है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर कितना है, डी कॉस थीटा, यानी कि यहाँ भी हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे वर्क कितना हुआ है आप देखेंगे, तो ये हो जाएगा एफ डी, लेंगे क्या,
कॉस थीटा ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप कॉस 90 डिग्री ले लो, तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए वर्क कितना हो गया, 0 हो गया। और ऐसे भी आप देखो ना, जब परपेंडिकुलर होता है ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो आपका वर्क हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसे आप ले सकते हो। तो ये दोनों चीजें जो है ना आपको याद रखने की जरूरी है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये ठीक है। जहां पर वेयर एफ बराबर क्या है, फोर्स है, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, डी बराबर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे बोल सकते हो। और थीटा क्या है, आपका एंगल है, किसके बीच का एंगल है जी, एंगल बिटवीन एफ एंड डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। देख लो ना यहाँ पे, ये जो हम एफ डी लिए हैं ना, ये एंगल थीटा किसके बीच का है, ये वाले, देखो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल लेना है, उसका कॉस लेना है। यहाँ भी क्या है, ये चीज है। समझ में आ गई बात। तो ये था आपका फोर्स का डिफिनेशन, और कब फोर्स लगता है और कब फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं केस 1। पहले यूनिट देख लेते हैं, ठीक है। इसका हम यूनिट देख लेते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या होगा। यूनिट, यूनिट ऑफ, सॉरी फोर्स नहीं, वर्क, ठीक है ना, वर्क का यूनिट हम देखते हैं। तो देखो अभी वर्क का आपका फॉर्मूला क्या था, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का होता है न्यूटन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, यानी कि इसका क्या हो गया, न्यूटन मीटर, ठीक है, इसका क्या हो गया, न्यूटन मीटर हो गया आपका वर्क। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 1 जूल जो आपका हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू मीटर के, ठीक है, 1 न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा ये आपका। तो इसको याद रखना है। और ये इसका एसआई यूनिट होता है, कौन सा यूनिट, एसआई यूनिट होता है ये वर्क का। सीरियस यूनिट जो होता है आपका, ये हम लोग वर्क और एनर्जी दोनों का एक ही लेते हैं, और इसको हम लोग अर्ग बोलते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, अर्ग के नाम से। आपका होमवर्क रहा कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है, ये बताना है आपको। 1 जूल में कितना अर्ग होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। एक और चीज देखेंगे यहाँ पे हम लोग, अगर डायमेंशन की बात करेंगे कि वर्क का डायमेंशन क्या होता है। देखो जी, वर्क के डायमेंशन में क्या है फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी टू दावर -2, और डिस्प्लेसमेंट का एल, यानी कि इसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू दावर -2 हो जाएगा। ये इसका डायमेंशन हो गया, किसका, वर्क का हो गया, ठीक है। ये वर्क का आपका डायमेंशन हो गया, याद रखना है इसको। वर्क स्केलर है, ठीक है ना, वर्क इज स्केलर, मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए वर्क को जोड़ने और घटाने में आपको कोई लफड़ा नहीं है। आपको वेक्टर के नियम का पालन नहीं करना है जब आप वर्क को जोड़ेंगे, तो वो स्केलर जो नॉर्मल जोड़ घटाव है उसी के नियम का यहाँ पे पालन किया जाएगा, ठीक है। तो एक ये लफड़ा वाले से आप बच गए हैं। एक और चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो आप वर्क का भी फॉर्मूला क्या पढ़े हैं। अगर मान लेते हैं कि ये बॉडी है, फोर्स इधर की तरफ लगाए F, और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, और इसके बीच का एंगल थीटा है D, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा। अब अगर आपको याद हो डॉट प्रोडक्ट वाली, जब आपने पढ़ा होगा तो नोट्स जरूर बनाया होगा, जब मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था, तो उस वक्त डॉट प्रोडक्ट में बताया था कि जो एफ डी कॉस थीटा, जो ए डॉट बी होता है, ऐसे फिर ऐसे याद रखना, जैसे कि ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट, इसका वैल्यू होता है ए बी कॉस थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। उसी प्रकार से जो एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एफ डॉट डी हो जाएगा, ठीक है। वर्क जो होता है ये हो जाता है एफ डॉट डी हो जाता है। यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, क्या बोल सकते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज कॉल्ड वर्क। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं।
तो देखो यहाँ पर हम वर्क को कई तरीका से डिफाइंड किए। सबसे पहले सीखे कि वर्क कैसे लगता है, कब हाँ और कब ना होगा, और फिर अगर वर्क हम समझ गए कि कैसे ये जस्टिफाई करेंगे कि होता है नहीं होता है, तो हम देखेंगे कि फिर यहाँ पे जो है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क आपको स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, वर्क की डायमेंशन क्या होती है, वर्क की यूनिट क्या होती है। ठीक है, ये निकालेंगे। अब आते हैं हम लोग कुछ स्पेशल केस में। ठीक है, जैसे कि केस फर्स्ट, इसमें हम लोग समझने वाले हैं पॉजिटिव वर्क के बारे में। किसके बारे में? पॉजिटिव वर्क के बारे में। पॉजिटिव वर्क कब होता है? देखो, जब एंगल थीटा जो है ना 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। यानी कि ये एग्जाम्पल देखो, जैसे ये बॉडी है, फोर्स इधर लगा, देखो फोर्स इधर लगा और डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया और इसके बीच का एंगल थीटा हो गया। तो अभी बताओ कि ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उसके बीच का जो एंगल है, कोण है, वो 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं है? तो इसका मतलब है कि ये वर्क यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना है, ये वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा, जब 90 डिग्री थीटा जो है 0 से 90 के बीच में होगा। ये देखने से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरी केस आपको जो है यह है निगेटिव वर्क की। ये किसका है? ये है निगेटिव वर्क का। निगेटिव वर्क में क्या होता है कि जो थीटा का वैल्यू होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, थीटा 90 से बड़ा होगा। जैसे ऐसे देख लो आप, ये देख लो, मान लो कि डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स आपका क्या हो गया? इधर चला गया, फोर्स आपका इधर हो गया। तो देखो अब इसके बीच का जो एंगल है ना, वो थीटा कितना बड़ा है? 90 से बड़ा है ना। 90 कब होता? जब ऐसे रहता तो 90 होता, लेकिन 90 से बड़ा है, तो इस समय आपका वर्क क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, यानी कि निगेटिव हो जाएगा वर्क। तो आपसे पूछा जाएगा कि कब वर्क पॉजिटिव होता है और कब वर्क आपका नेगेटिव होता है। और साथ ही साथ एक जो थर्ड केस होता है, ये आपका होता है जीरो वर्क। जीरो वर्क तब होता है जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं ये। जैसे कि देखो, फोर्स आप इधर लगाओगे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो गया, इसके बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। यहाँ पे वर्क क्या होता है आपका? जीरो होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे, तो मान लो कि ये अर्थ है, ये क्या है? ये आपका अर्थ का सरफेस है, और यहाँ से एक बॉल है, और इस बॉल को आप इधर की तरफ धक्का दे रहे हो। ध्यान दो, आप इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, आप इधर की तरफ इस पे फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, लेकिन ये बॉल इधर ना जाके सीधे नीचे गिर गया, यहाँ गिर गया। तो देखो फोर्स तो इधर था ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? नीचे हो गया। इसके बीच का एंगल कितना हो गया? 90। तो जो वर्क हो जाएगा ना, वर्क ऑन बॉल ड्यू टू एफ के वजह से कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस एफ के वजह से जीरो होगा, लेकिन चूंकि ये नीचे गया है, तो किसी न किसी के वजह से तो गया है, किसी न किसी के वजह से गया है। तो आपको क्लियर पता है कि सर ये गुरुत्वाकर्षण के कारण से नीचे गया है, मेरे फोर्स का असर इसमें नहीं हो रहा है सर, हम इधर की तरफ जरूर लगा रहे हैं, लेकिन मेरे फोर्स का असर नहीं हुआ, ये नीचे चला गया है, मतलब मेरे फोर्स की वजह से वर्क जीरो हुआ है, बट गुरुत्वाकर्षण के कारण से अर्थ उसको खींच लिया है। अर्थ भी तो फोर्स लगा रहा था, तो अर्थ इसको खींच लिया है, और उसके वजह से यहाँ पे क्या हो गया है? आपका वर्क हो गया है। ठीक है, तो किसी न किसी की वजह से यहाँ पे हुआ है। तो ये आपका था कि कब जीरो वर्क होगा, कब आपका पॉजिटिव वर्क होगा, और कब आपका नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा नोट कीजिए। शुरू से एक बार कर देते हैं। ये हमारा जो फर्स्ट था, यहाँ पे आप देखे थे। सेकंड आप देखिए, और थर्ड देखिए आप, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये आपका है। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में वर्क के लिए हम इतना ही करते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ग्रेविटी के कारण से कितना वर्क होता है। सर्कुलर पाथ पे चलते हैं, तो चूंकि देखो जितने तरह का फोर्स होगा ना दुनिया में, उतने तरह के वर्क्स होते हैं, और जो
अगला क्लास हम लोग लेने वाले हैं, इसमें हम समझने वाले हैं कि ग्रेविटी के कारण से कितना होगा, फ्रिक्शन के कारण से कितना होगा, टेंशन के कारण से कितना होगा, आपके वजह से कितना होगा। तो इन सभी को देखने वाले हैं, लेकिन ये नेक्स्ट लेक्चर उसी को समझ में आएगा ना, तो इस लेक्चर को बढ़िया से पढ़ेगा। तो इसीलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमसे मैसेज करें और हमसे पूछे ज़रूर। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके क्वेश्चन को जो है हम डील कर देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, आप सभी को ऑल द बेस्ट।